हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया, मज़े में? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप सभी लोगों ने काफ़ी लंबे समय के बाद आज ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं। आज जो हमने पढ़ाने का आपको डिसाइड किया है ना, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। अब क्या होता है ये ट्रिग्नोमेट्री? ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई आप जानते हैं, 3 गोन साइट्स, और मैट्री भी आप जानते हैं, मेजरमेंट। तो लिटरली तो ऐसे लगता है कि 3 साइड का मेजरमेंट करें ऑब्वियसली किसी ट्रायंगल में, तो वो ट्रिग्नोमेट्री है। काफ़ी हद तक ठीक भी है। क्या हम प्रैक्टिकली इसमें यही पढ़ेंगे? कुछ हद तक सॉरी। हम वास्तव में इसमें क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो एंगल्स होते हैं किसी ट्रायंगल के, वो साइड से कैसे रिलेट होते हैं। ठीक, अगर हम किसी ट्रायंगल में कुछ पर्टिकुलर एंगल पुट करें तो उनकी साइड्स कैसे, साइड्स की लेंथ कैसे रिलेट करेंगी उन एंगल्स के साथ, ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से आप ये समझिए कि ये हमें एंगल्स कैसे रिलेट होते हैं साइड्स के साथ, इस बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती है। कई तरह की होती है ट्रिग्नोमेट्री। हम जो पढ़ रहे हैं तो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री स्फेरिकल भी होती है, हाइपरबोलिक भी होती है। आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आते जाएंगे आप उनके बारे में जानते जाएंगे। यहाँ हम अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे केवल प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में। और प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में भी जो हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे वो ट्रायंगल्स होंगे सिर्फ राइट एंगल्स ट्रायंगल। ठीक, नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए बिल्कुल। तो मैं इसको यही मानकर चलूँगा कि आप पर बिल्कुल नहीं आता। वास्तव में अभी नहीं आता होगा, किसी ने अपने इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ लिया हो, थोड़ा बहुत तो अलग चीज़ है। हम यहाँ 2-3 चीज़ें देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ी जाए, हमें क्या बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए, सीधे ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से अच्छा है पहले हम 3 चीज़ों के बारे में प्रॉपर वे में जान लें। फर्स्ट वन इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक तो हमें यह जानना जरूरी है, कैसे डिफाइन करेंगे हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल को। वी में से इफ अ ट्रायंगल हैज वन एंगल which is equal to 90 degree or right angle is called a right angled triangle. And it is quite obvious that if one angle of that triangle is of 90 degree, then other 2 angles must be acute. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दो एंगल किसी ट्रायंगल के 90 डिग्री हो जाएं, सम 180 से ज़्यादा निकल जाएगा। अच्छा, ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक राइट एंगल हो जाए दूसरा ऑब्ट्यूज हो जाए। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट कि वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, देन नेसेसरीली अदर 2 एंगल्स मस्ट बी एक्यूट एंगल ओनली। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी कुछ नहीं है, 10th लेवल पर इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इट। दूसरी जो चीज़ हमें आनी चाहिए वो भी आई होप आप जानते होंगे, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है विद दिस एंगल 90 डिग्री। सपोज आई एम नेमिंग इट एज ABC। ठीक है, अब जो एंगल है मेरे पास वो ABC है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो पॉइंट B है ट्रायंगल का, वर्टेक्स कह सकते हैं आप, वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। तो हम करते क्या हैं कि जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है इसको हाइपोटेनियस बोल देते हैं, और बाकी ये 2 अदर साइड हो गई।
ये नेसेसरी है कि जो राइट एंगल की अपोजिट साइड है, इट इज नेसेसरीली हाइपोटेनियस, ऑब्वियसली इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑल्सो। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल देन द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल मीन्स hypotenuse square must be equal to the sum of the squares of other two sides। अब जो ये बाकी दोनों साइड बची हैं, आप मैं एक को नाम दे देता हूं, चलिए BC, और एक को नाम दे देता हूं AB, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू the sum of the squares of other two sides। अगर ऐसा है, ठीक, तो एंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मान लीजिए मुझे नहीं पता कि एंगल राइट एंगल है या नहीं है, लेकिन मैंने उसमें यह देखा कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल जो ट्रायंगल है उसको राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। और अगर मुझे पहले से ये गिवन है कि नो सर नेसेसरीली दैट एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर ये रिजल्ट मुझे ऑब्वियसली मिलेगा। अगर ये रिजल्ट है तो फिर एंगल जो होगा एंगल बी ये 90 डिग्री होगा, यानी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर मुझे ये ऑलरेडी गिवन है कि एंगल बी इज 90 डिग्री, तो ये मुझे जरूर मिलेगा। याद रखिएगा, अभी मैं यहां परपेंडिकुलर या बेस जैसी कोई भी टर्म यूज नहीं कर रहा, क्योंकि ये दोनों टर्म फिक्स नहीं होती, ये एज पर द कंसिडरेशन ऑफ एंगल चेंज होती रहती हैं। तो अभी मैं सिर्फ BC और AB वर्ड ही यूज कर रहा हूं, ठीक, करना भी मुझे यही चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात को अभी रिजेंबल नहीं कर पाए होंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप रिजेंबल करते जाएंगे, ठीक। फिलहाल ये मानकर चलिए कि आप राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। ये दो चीज अभी फिलहाल मेरे लिए मेन कंसीडरेशन में है कि आप ये दोनों बातें जानते हैं। अब तीसरी चीज आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें जाननी चाहिए, वो है सिमिलर ट्रायंगल्स। ये अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। Do you are familiar with the term congruent triangles? आप जानते हैं congruent triangles के बारे में? आपको कुछ आइडिया भी है कॉन्ग्रुएंसी के बारे में? क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसी मेरी उम्मीद है, ढंग से पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंसी में क्या रहता था? कॉन्ग्रुएंसी इज एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट द आइडेंटिकलनेस। By the way, we have two figures and they are identical to each other। अब identical का मतलब क्या है भाई? identical का बेसिक मीनिंग ये है कि वो साइज में भी इक्वल हैं और शेप में भी एक सी हैं, तब मैं ये कह पाऊंगा कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। मान लीजिए मैंने एक सर्किल बनाया और मैंने सर्किल की लेंथ रेडियस को रखा 2 सेंटीमीटर, फिर मैंने एक दूसरा सर्कल बनाया और मैंने उसकी रेडियस को भी 2 सेंटीमीटर रखा। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दोनों के सेंटर कहां पर लाई कर रहे हैं, बस कोइंसाइड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना हमें एक ही सर्कल मिल जाएगा। दोनों के सेंटर डिफरेंट मान लीजिए, फिर उनको आप कहीं भी ट्रेस कीजिए, वो जो दो सर्कल्स आपको मिलेंगे इस सिनेरियो में, उनकी रेडियस इक्वल है, इस वजह से उनके साइज इक्वल हैं। और शेप तो दोनों सर्कल की है ही, क्योंकि बोथ आर सर्कुलर, करेक्ट। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो दो हमें सर्कल मिले हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट। या मान लीजिए मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया विद साइड 3 सेंटीमीटर और मैंने दूसरा एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया विद साइड 3 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली both of them are congruent to each other। In the same manner, if I have two squares or suppose the side of each square is 3 centimeter each for both the squares, then I can say okay, both the squares are congruent।
ट्रायंगल में भी आपने बहुत सारे रूल पढ़े थे, याद आ रहा है? हाँ, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए मैं याद दिलाता हूँ। ASA, SAS, SSS, RHS, ये सब क्राइटेरियन थे। याद आ गया 9th में? चलिए, तो हमारे पास ये भी जरूरी नहीं है कि अगर मुझे मान लीजिए दो ट्रायंगल गिवन है और मुझसे कहा जाए कि आप पता लगाइए वेदर दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, तो ये बहुत जरूरी नहीं था मेरे लिए भाई कि मैं तीनों एंगल को मेजर करूं, फिर तीनों साइड्स को मेजर करूं और देखूं कि क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। ये जरूरी नहीं था उस समय। आपके पास कुछ ऐसे तरीके थे जिससे आप इजीली पता लगा सकते थे। आप वही तरीके में अभी बोल रहा था। आप कह सकते थे सर जरूरी थोड़ा ही हम SAS क्राइटेरियन अप्लाई कर लेते हैं, ASA क्राइटेरियन अप्लाई कर लेते हैं, SSS क्राइटेरियन अप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे ये पता है कि ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो फिर उनके एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक, हमने इसका प्रूफ भी होता है। वैसे ऐसा नहीं है कि केवल मान लेने से काम चल जाता है, यू कैन इवन प्रूव दैट। तो हम कॉन्ग्रुएंसी के बहुत सारे रूल्स जानते हैं। कॉन्ग्रुएंसी इज एक्चुअली आइडेंटिकलनेस, मतलब शेप भी सिमिलर हो, साइजेस भी सिमिलर हों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के। लेकिन सिमिलरिटी में ये नहीं है। सिमिलरिटी में शेप की सिमिलरिटी तो मस्ट है, लेकिन साइजेस इक्वल हों ये जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हैं? मैं फिर एक बार बोलता हूं। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर सिमिलर इन शेप बट नॉट नेसेसरीली इन साइज। अगर दो फिगर ऐसी हैं जिनकी शेप तो बिल्कुल एक सी है लेकिन साइजेस अलग हैं तो वो सिमिलर हैं। यह एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कॉन्ग्रुएंसी को हम सिमिलरिटी मान सकते हैं? आंसर है बिल्कुल मान सकते हैं। भाई कंडीशन हमारे सामने यह है कि शेप एक सी दिखाई देनी चाहिए, तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं अगर वो आइडेंटिकल हैं तो उनकी शेप तो सिमिलर होंगी ही। हाँ, आइडेंटिकल मतलब शेप तो सिमिलर है ही, और अगर शेप सिमिलर है तो सिमिलर फिगर हो गई। तो जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो नेसेसरीली सिमिलर होती ही हैं। लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू। अगर कोई मुझसे ये कहता है कि सर क्या सारी सिमिलर फिगर्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो मैं कहूंगा नहीं बेटा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बार जो दो सर्किल बनाए, एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर रखा मैंने, दूसरे का मैंने 4 सेंटीमीटर कर दिया। आप खुद ड्रॉ करके देख लीजिएगा दो ट्रायंगल, और यहां पर तो अगर आप चाहें तो सेंटर को भी कोइंसाइड कर सकते हैं। क्या होगा ऐसे में? What you will find actually कि सर दोनों की शेप तो एक सी है क्योंकि दोनों सर्कुलर हैं, लेकिन क्या दोनों के साइजेस आइडेंटिकल हैं? आंसर है नहीं। तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, लेकिन सिमिलर हैं। सिमिलर इसलिए हैं क्योंकि दोनों की फिगर एक सी है, दोनों की शेप एक सी है। आप कोई भी दो स्क्वायर बनाइए जिनकी साइड्स डिफरेंट कर दीजिए आप डिफरेंट, और देखिए तो आप देखेंगे यस शेप इज आइडेंटिकल, लेकिन जो साइजेस हैं वो डिफरेंट हैं। वो सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में साइज भी सेम चाहिए। जैसे मैं समझाता हूं, मैंने मान लीजिए एक स्क्वायर देखता हूं मैं पहले। मैंने मान लीजिए एक स्क्वायर बना दिया, मैंने साइड रखा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने दूसरा स्क्वायर बनाया, मान लीजिए मैंने साइड को कर दिया सपोज 4 सेंटीमीटर। अब ये हैं तो अभी भी स्क्वायर ही दोनों, और अगर दोनों स्क्वायर हैं तो याद रखिएगा देखने में एक से हैं, बस ये बड़ा हो गया है केवल। याद है जब हम ऐसे कंप्यूटर में ऐसे करके एक वो आता है ना आइकन, आप इधर से जूम कर दीजिए तो आपको सिमिलर फिगर मिलती जाएंगी। ये केवल इसका जूम है, जूम इन कर दिया गया है इसको, बस।
करेक्ट, फिगर्स शेप में कोई चेंज नहीं है। तो ऐसी जो फिगर होती हैं जो सिर्फ जूम हो गई हैं, शेप में कोई चेंज नहीं आया है, साइज में चेंज आया है, इन्हें हम सिमिलर फिगर कहते हैं। तो अगर मुझे सिमिलरिटी का आइडिया थोड़ा सा हो गया, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, समझना बड़ा आसान है कि हाँ बस शेप में एक से होने चाहिए, साइजेस में भी डिफरेंट। ठीक, अगर ऐसा है तो सिमिलर फिगर है। जैसे आप दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए, साइड्स उनकी डिफरेंट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको? आपको सिमिलर फिगर मिल जाएंगे। आप ये कह सकते हैं जितनी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं, नो मैटर व्हाट इज द मेजर ऑफ देयर लेंथ्स, दे ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक, हालांकि सिमिलर ट्रायंगल पूरा चैप्टर है यार आपकी बुक में, बहुत डिटेल में समझा रखा है। मैं तो यहाँ इतना आपको बताऊंगा जितना हमें ट्रिग्नोमेट्री के लिए जरूरी है। अब इन सिमिलर फिगर की स्पेशलिटी क्या होती है? सिमिलर फिगर्स की स्पेशलिटी ये होती है कि शेप सेम होती है। अगर हम अपने आप को मान लीजिए रेस्ट्रिक्ट करें सर ट्रायंगल पर, तो ट्रायंगल, मान लीजिए मुझे दो ट्रायंगल गिवन है, मैं समझाता हूं। अच्छा चलिए, मान लीजिए एक ट्रायंगल है एबीसी और मान लीजिए दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। ये दो ट्रायंगल हैं। अभी मैं इन्हें सिमिलर कब कहूंगा? इनके सिमिलरिटी के कुछ क्राइटेरियन हैं। पहला, एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी। ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल सी must be equal to angle R. यानी एक बात तो यह निश्चित है कि दो ट्रायंगल सिमिलर केवल तभी कहे जाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरी बात, अब साइड का क्या सिस्टम है? मेन जो यहां रोल है वो साइड का है। इनकी साइड्स ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ए बी और पी क्यू यहां इक्वल हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं ऊपर से मिटा देता हूं, मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, यहां समझिएगा। हाँ देखिए, यहां ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ए बी पी क्यू के इक्वल हो, ये भी जरूरी नहीं है कि ए सी पी आर के इक्वल हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि बी सी क्यू आर के इक्वल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाती, एंड एवरी सिमिलर फिगर इज कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट होते वो हो जाते तो सिमिलरिटी अपने आप आ जाती। ठीक, अब यहां क्या कंडीशन होती है? यहां कंडीशन ये होती है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो होते हैं, यानी अगर मैं मुझसे कोई कहता है व्हाट इज ए बी रेशो पी क्यू, आप ऐसे भी कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, डिवाइड भी करके दिखा सकते हैं। तो अगर कोई मुझसे कहता है ए बी रेशो पी क्यू, तो ये वही आता जो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड बी सी रेशो क्यू आर होता, और ये वही आता जो सी ए रेशो आर पी। आप इसको इस टू भी बोल सकते हैं, ए बी इस टू पी क्यू, दैट इज योर चॉइस। और सिंपल वे में लिख लेता हूं, ए बी ओवर पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू सी ए ओवर आर पी। यानी कहना क्या चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं कि दो फिगर सिमिलर तब होती हैं, स्पेशली इन ट्रायंगल्स, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हों, बट देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक, उनकी साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशो हैं वो सिमिलर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। अच्छा, यहां पर भी एक डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर चलिए ये भी कंडीशन है, ऐसा हम लिख सकते हैं कि ए बी
अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। ऐसे लिख सकते हैं, आंसर क्यों नहीं लिख सकते भाई? यहीं से देख लो, BC को इधर ले जाइए, PQ को इधर ले जाइए, तो जो इसके साथ और एनालॉगस रिजल्ट निकल सकते हैं वो तो आप निकाल ही लेंगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं हर बार AB अपॉन PQ करूं, मैं AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR भी कर सकता हूं। ये भी ट्रू है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मुझे सिर्फ BC और PQ को इन्वर्ट करना है, इन्वर्टेंडो। आई ट्राई टू फाइंड आउट, गूगल पे जाना, कंपोनेंडो, डिविडेंडो क्या होता है, यू विल एंजॉय। हाँ आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन पढ़ेंगे तो मजा आएगा। चलिए खैर, लेकिन अगर मुझे ये गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, तो आपकी नॉर्मल मैथमेटिक्स भी ये बता देती है कि AB अपॉन BC कैन बी रिटन एज PQ अपॉन QR। आप ये भी कर सकते थे AB अपॉन CA इज इक्वल टू PQ अपॉन RP, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ हो क्या रहा है सिमिलर ट्रायंगल में? सिमिलर ट्रायंगल में नेसेसरी कंडीशन ये आती है पहली, कि जो तीनों एंगल होने चाहिए सिमिलर ट्रायंगल्स के वो इक्वल होने चाहिए, और जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं। ठीक, यानी साइड्स के जो रेशियो होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो हमेशा इक्वल आते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम कैसे पता लगाएंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं? पहला जो नॉर्म है वो कहलाता है एंगल एंगल एंगल। मैं ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अगर मुझे दो ट्रायंगल गिवन हैं और उन दोनों ही ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, इक्वल हैं कोई से भी, तो फिर नेसेसरीली वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और अगर वो सिमिलर हुए, जो होंगे ही, तो फिर उनके साइड्स के रेशो भी इक्वल होंगे, ये भी फैक्ट है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं मतलब उनके तीनों एंगल इक्वल हैं। अच्छा, यहां एक और मजेदार बात सुनिए, मुझे यह प्रूव करने के लिए कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, ये जरूरी नहीं है कि तीनों ही एंगल शो करके दिखाने पड़ेंगे। अगर मैं सिर्फ ये प्रूव कर दूं कि किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल के दो एंगल एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे यहां कोई ये बता दे कि सर A तो P के बराबर है, B Q के बराबर है, तो भाई C तो ऑटोमेटिकली R के बराबर हो ही जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर मैं सिर्फ दो एंगल को भी इक्वल प्रूव करके दिखा दूं तो तीनों एंगल इक्वल, और अगर तीनों एंगल इक्वल तो नेसेसरीली ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट, पक्का कॉन्ग्रुएंट होंगे वो। और अगर वो पक्का कॉन्ग्रुएंट है तो फिर यह भी निश्चित है कि जो उनके साइड्स के रेशियो होंगे वो भी सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे। आप उनकी किन्हीं भी दो साइड का रेशियो निकालिए, यू विल गेट द सेम वैल्यू। हाँ, ये ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अलग अलग, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अलग अलग आ सकता है। ठीक है, जैसे AB अपॉन PQ की वैल्यू AB अपॉन AC से डिफर हो सकती है, लेकिन जब आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड का किन्हीं का भी रेशियो निकालते जाएंगे इट विल बी इक्वल। ठीक, ऐसा मत समझना कि सर जो AB अपॉन BC आएगा वही AB अपॉन AC आएगा, ऐसा नहीं है। AB अपॉन BC PQ अपॉन QR के बराबर बैठेगा, लेकिन AB अपॉन AC PQ अपॉन PR के बराबर बैठेगा। तो जब हम कहते हैं ना कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम बैठेगा, तो ऐसा नहीं आप किन्हीं भी दो साइड का रेशियो सेम मानकर चल लें कि सर जो AB अपॉन BC आएगा वही PQ अपॉन PR भी आएगा, ऐसा नहीं है। करस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी पड़ेंगी। जैसे अगर हमने यहाँ AB लिया है और फिर BC लिया है, तो यहाँ भी हमें PQ और BC के करस्पॉन्डिंग QR है, तो उन्हीं दो का रेशियो निकालना होगा। जब हम ऐसा करेंगे ना, तभी ये चीज कंसिडरेशन में आएगी। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल समझे आप, शेप में बिल्कुल एक से, साइज में इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं।
दूसरी बात हमने ये बताई कि अगर ट्रायंगल की बात करें तो अगर हमें कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और हमें ये पता है कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम जो कंडीशन निकाल सकते हैं वो क्या निकाल सकते हैं कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, और इनकी किन्हीं भी करस्पॉन्डिंग दो साइड्स का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, सेम होगा हर हालत में। ठीक, तो अब ये बस और भी बहुत सारे रूल हैं, ऐसा नहीं है सिमिलर ट्रायंगल के, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में मेरा इससे काम अभी चल जाएगा। तो इतनी बात आप समझ गए। तो जब हम इतने से सिमिलर ट्रायंगल को समझ लेते हैं तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री की ओर आ रहा हूं। मैं इसको मिटा रहा हूं मैं। ओके, चलिए हम सिमिलरिटी से ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और मैंने इसको नाम दिया बच्चों ए बी सी। ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है। ठीक, सी 90 डिग्री एंगल है क्योंकि मैं यहां जो भी ट्रायंगल बनाऊंगा वो नेसेसरीली राइट एंगल ट्रायंगल ही होंगे। ठीक, इसको मैं अब हाइपोटेनियस बोल सकता हूं। और यहां पर ये BC और AC अदर टू साइड्स हैं। अब जरा यहां पर देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने क्या किया, इस एंगल को ऐसे आगे की ओर बढ़ा दिया इस साइड को, और इस AC को भी आगे की ओर एक्सटेंड किया, और तब तक एक्सटेंड किया जब तक कि यहां पर मुझे एक 90 डिग्री एंगल फिर से नहीं मिल गया, और मैंने इसको नाम दिया D, इसको मैंने नाम दिया E। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई आपके? आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहां दो ट्रायंगल है, एक तो है ट्रायंगल ACB और दूसरा ट्रायंगल है AED। देख रहे हैं आप, दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, दिखाई दे गए। चलिए, अच्छी बात है। इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए और ऑब्जर्व करके यह पता लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर होने की कंडीशन ये है, सिमिलर होने की कंडीशन ये है कि इनके तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी नेसेसरीली सिमिलर होंगे, ये भी निश्चित है। ठीक, सोचिए, देखिए अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करता हूं, मैं इस ACD को अगर अलग बनाऊं थोड़े से समय के लिए, मान लीजिए मैंने AED ऐसे बना दिया, ये है मान लीजिए AED, AED। देखिए A तो इसके बराबर अभी भी रहेगा, और दूसरा एंगल ये 90 डिग्री है, तो ये तो दोनों ऑब्वियसली इक्वल होंगे। आप यहां पर भी दिखा सकते थे। और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो व्हाट इज अबाउट दिस? क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? आई एम सॉरी, क्या ये दो एंगल इक्वल होंगे? हम जानते हैं यार, हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा तो नेसेसरीली इक्वल होगा ही। तो इसका मतलब इन दोनों में तीनों एंगल इक्वल हैं, और अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये बिल्कुल निश्चित हो गया अब कि ये दोनों सिमिलर होंगे। और तो छोड़िए, मैं इसको और आगे बढ़ा दूं। चलिए, मैंने इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा करके एक और नया ट्रायंगल बना दिया, FG। सही बात तो यह है कि AFG इज ऑल्सो सिमिलर, AFG भी सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इसमें भी यहां एंगल 90 डिग्री ही है। अब मैं कितने भी बना दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। याद रखिएगा, ये जितने भी मैं यहां पर भी इसे छोटा भी कर सकता था, मैं यहां पर भी बीच में कोई लाइन ड्रॉ कर सकता था,
ये जितने भी ट्रायंगल बनते चले जाते ये सब सिमिलर होते। क्यों होते ये सभी सिमिलर? ये सभी इसलिए सिमिलर हैं बच्चों क्योंकि इनके तीनों एंगल इक्वल हो रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ। अगर ऐसा है तो इनके साइड्स के रेशो इक्वल नेसेसरीली होंगे। अब समझिए, देखिए अब यहां से बात आएगी। मान लीजिए मेरे को यह पता लग गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलरिटी में ये साइन नहीं लगता क्योंकि इसका मतलब है इक्वल भी हैं और देखने में भी सिमिलर हैं। करस्पॉन्डेंस क्या है? जब हम ऐसे करते हैं तो ये करस्पॉन्डेंस क्यों है? ये इक्वलनेस तो करके दिखाती है कि ये साइज में भी इक्वल हैं। ये फिगर केवल सिमिलरिटी के लिए है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, मैं ये कह रहा हूं इनके शेप इक्वल हैं। लेकिन ये यहां से मेरी समझ में आ रहा है कि इनके एंगल्स पक्का इक्वल होंगे और जो इनकी साइड्स हैं उनके रेशो इक्वल होंगे। इनकी साइड्स के जो रेशो हैं वो नेसेसरीली इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे किसी ने ये कहा कि अच्छा सर, इसका मतलब क्या मैं ये मान के चलूं कि जो रेशो BC और AC का आएगा वही रेशो ED और BC मैंने बोला है, ओह सॉरी, और मैंने यहां BC बोला तो आई शुड प्रेफर द टर्म DE एंड AC के प्लेस पर अब मैं लिख सकता हूं AD। तो ये रेशो सेम आएगा। ऐसा ही तो रूल है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि मैं BC के साथ AC, मैं मान लीजिए AC और BA का भी रेशो ले सकता हूं। AC अपॉन BA it must be equal to AE upon DA। और मैं BC अपॉन AC इज इक्वल टू BC का करस्पॉन्डिंग है DE अपॉन AE। और भी बढ़ा सकता हूं मैं, आगे चाहूं तो मैं ये G इस वाले G वाले को भी ले सकता हूं, यानी AFG में भी मैं कंसीडर कर सकता हूं। आप साइड के रेशो ले सकते हैं, सब इक्वल आएंगे। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि साइड्स के रेशो सेम रहते ही हैं। अब यहां इंपॉर्टेंट बात समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। मैंने अब एक नई कंडीशन यहां पर क्या की कि मान लीजिए ये एंगल एक सर्टेन एंगल था, इस एंगल को मैं कुछ सिंबल दे देता हूं। मान लीजिए दैट एंगल वाज